अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्यादि न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अदालत ने फैसला सुनाया और उस फैसले पर काफ़ी एतराज़ात भी जाहिर हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम शहर के मशहूर व मारूफ ओखला, जिस पर तबसरा करना चाहते हैं कल के इस फैसले पर जो अदालत ने दिया है। सबसे पहले मैं तमाम ओखलाओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए, उनका खैर मकदम है। मैं सबसे पहले इफ्तिखार शाहपुरी साहब, वकार शाहपुरी साहब और मोहम्मद अली जमादार साहब और अनवर अली नदाब साहब का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं एडवोकेट इफ्तिखार शाहपुरी से सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक अदालत ने जो फैसला सुनाया है कि क्या वाकई मजहबी मामलात में अदालत इस तरह से दखल अंदाजी कर सकती है, इस पर थोड़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या कोर्ट रिलीजियस मैटर्स के अंदर दखल अंदाज कर सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब मैं आपको बाबरी मस्जिद के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कहता है मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। पैराग्राफ नंबर 77 के अंदर बाबरी मस्जिद के केस के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी एंड टू अज्यूम द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर ऑफ द हदीस। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा समंदर है। तो वो एरिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद कहते हैं कि हमको यहाँ पे ये एरिया के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कौन डिसाइड करेगा। हमारा जो क्वेश्चन है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक धर्म के क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा। द जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। हम लोग ये सरे से कहते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड वेदर एनी प्रैक्टिस इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बट द क्लासिकल रिलीजियस स्कॉलर्स। मतलब कि सिर्फ क्लासिकल रिलीजियस स्कॉलर्स जो उस मजहब के हैं वही बता सकते हैं कि उनके मजहब के अंदर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा ये बताने के लिए कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस उनके अंदर उनके कोर्ट में क्या है। एक डॉक्टर ही बता सकता है कि ऑपरेशन के अंदर क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर को पूछेंगे कि ऑपरेशन के लिए क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा तो वो नहीं बता सकेगा। तो डॉक्टर्स यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स हैं वही बता सकते हैं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने हजरत। तो मैं आगे एडवोकेट वकार साहब की तरफ मैं तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा कि ये जो मामला पेश आया है तो इसमें गवर्नमेंट हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है इस मुद्दे में, वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑर्डर आया है, मैं ऑर्डर की बात करना चाहूँगा। जो ऑर्डर आया है, अब अगर आप पूरे 129 पेजेस के ऑर्डर को निकाल के देखेंगे, ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 25 के ऊपर आया है। हमारा मसला था राइट टू चॉइस के ऊपर। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है सिर्फ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। तो हमारा मसला था आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। 129 पेजेस के जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहीं पे भी आर्टिकल 19 एंड 21 को इंक्लूड नहीं किया है। हम तो ये कह रहे थे कि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, हमको हिजाब पहनने का चॉइस चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने मैटर लेके गया कहाँ पे कि वेदर और नॉट दिस इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जैसे बताएगा सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे हैं कि हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। आपका वेदर हिजाब आपकी धर्म में ज़रूरी है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं बता सकते, ये तो आपको आपके रिलीजियस स्कॉलर बताएंगे। और यहाँ पर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर देखेंगे वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और ऐसे स्कॉलर्स को लेकर इंटरप्रेट किया गया है कि वो बिल्कुल ही ना काबिल है। इसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक हाईकोर्ट के जजेस के माइंडसेट्स के हिसाब से चलेंगे तो वो सिर्फ मॉडर्न लॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। दे आर नॉट स्पेसिफिक इन रिलीजियस अटायर। जो रिलीजियस, अगर आप किसी का रिलीजन क्या है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको उनके स्क्रिप्चर्स के स्कॉलर्स के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जो स्कॉलर्स चुन के लिए है और किसी का भी स्टेटमेंट उठा के कह दिया है कि देखिए हिजाब कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। स्कॉलर ही बता सकते हैं। बिल्कुल आपको स्कॉलर्स के पास ही जाना पड़ेगा। दूसरी ये जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आप बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर इशू किया था गवर्नमेंट ने ही इशू किया था। मतलब जो फर्स्ट गलती हुई है गवर्नमेंट से ही हुई है।
अगर आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 में स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के राइट दिए गए हैं। आप आर्टिकल 21, 1914 हटा दीजिए। स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, वो भी उनके कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही ऐसे ऑर्डर ला रही है कि उनको कल्चर और ट्रेडिशन पर डायरेक्ट हमला हो रहा है। तो गवर्नमेंट, उसके आगे हम देखेंगे कि जब ये रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही थी और ये चलती आ रही थी हिजाब की, जैसे ही हुलीगॉन्स जो भी एंटर हुए इस फील्ड में, जो उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ की, जैसे जहाँ पे भी फ्लैग लगाना है या फिर स्लोगन्स की बात की है, जो माइनर गर्ल्स को अटैक किया गया है लिटरली, और मीडिया ने जो इलीगल कवरेज किया है, जो डायरेक्टली अटैक ऑन मॉडेस्टी ऑफ वुमेन थे, और यहाँ पे सभी बच्चों के ऊपर, माइनर बच्चों के ऊपर अटैक किया गया है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज तक एक भी एफआईआर किया है क्या? एक भी एफआईआर? अगर आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की है। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट कर दिया है कि हिजाब गर्ल्स के ऊपर, कि आप हिजाब पहनेंगे तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्चुअली ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने एक भी एफआईआर किया है क्या? एक भी एफआईआर? दूसरी चीज़, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इस हिजाब के अगेंस्ट में जितने भी लोग खड़े थे, जो अनसीन फोर्सेस थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट इस ऑर्डर के बाद जो भी फोर्सेस इसमें काम किए हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे शॉल्स, जो भी फ्लैग्स इलीगली लगाए गए थे, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? क्या कार्रवाई करेगी? हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी। तो ये सवाल गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। वैसे बहुत सही बात कही आपने, क्या कार्रवाई कर सकती है हुकूमत, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे कार्रवाई की जाती है तो क्या इतना बड़ा मामला पेश है उस पर कार्रवाई। मैं तीसरा सवाल एडवोकेट जमादार की तरफ, तो इस पस मंज़र में जो हालात बने हैं लड़कियों के, सभी ने देखा कि किस तरह से लड़कियों को हिरासा किया गया एक हिजाब को लेकर, और सामने से जो है भगवा शाल। तो ऐसे वक्त में कौम की बेटियाँ को क्या करना चाहिए सर, आप क्या? अब इस हालत पस मंज़र में हमारे बेटियों का हिजाब और स्कार्फ पहनना ये इनका हक है, और ये भी इनका बच्चियों का हक है कि ये कौन से स्कूल को जाएं, क्लासेस अटेंड करें या ना करें, ये इनका हक बनता है। दूसरी बात, ये अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चियां स्कूल को जहाँ पर वो जा रही हैं, कॉलेजेस को जा रही हैं, जहाँ पर इनको हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है या स्कार्फ नहीं पहनने दिया जा रहा है, इनका ये भी हक है कि एग्ज़ाम्स भी नहीं अटेंड करना चाहते तो नहीं कर सकते, इनका हक बनता है। और दूसरी बात ये है, आज मैं बोलना चाहता हूँ कि हर बच्ची का हक है वो टोटली अपने स्कूल्स या कॉलेज को बाइकआउट कर सकती है अपने हिजाब और स्कार्फ के हक के लिए। और वो चाहेंगे, बच्चियां अगर चाहती हैं तो आने वाले जून में कॉलेज स्कूल के एडमिशन्स जहाँ पर हो रही हैं, जहाँ पर कोई भी बच्ची को तकलीफ़ दे रहे हैं, अगर हेड स्कार्फ पहनने नहीं दे रहे, हिजाब नहीं पहनने दे रहे, तो इनका ये भी हक है कि उस कॉलेजेस में वो चाहे तो एडमिशन्स भी नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते, इनका ये पूरा हक बनता है। एडवोकेट जमादार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चियों का हक है कि वो बाइकआउट भी कर सकते हैं। तो मैं अगला सवाल एडवोकेट वकार की तरफ मैं रुजू होना चाहूँगा कि दिगर मज़ाहिब की जो प्रैक्टिसेस है, मज़हब जो उनके रसूमात हैं, तो इस पर क्या असर हो सकता है? जो फ़िलहाल जो मौजूदा ऑर्डर जो अदालत ने दिया है, हाई कोर्ट ने हिजाब मामले को लेकर, तो दिगर भी मज़ाहिब में कई सारे रसूमात हैं, कई सारे प्रैक्टिसेस है, तो इस पर कितना असर हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये वर्डिक्ट दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर क्या असर रखता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर रखता है। अगर आप ये वर्डिक्ट को मान रहे हैं, क्योंकि ये वर्डिक्ट दिया गया किस पे है ये आपको जानना ज़रूरी है। वेदर और नॉट पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल प्रैक्टिस इन इट्स रिलीजन और नॉट। एक रिलीजियस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक रिलीजियस प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके रिलीजन में एसेंशियल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप कोर्ट डिसाइड करेगा जी। तो आपको अगर फर्दर आगे आप नमाज पे आ जाएंगे, नमाज पढ़ना है या नहीं, फ़र्ज है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आपको बिंदी लगाना है, बिंदी सही है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कहीं पे भी टर्बन पहन सकते हैं नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा।
इसी तरीके से जितने भी रिलीजन में जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो एसेंशियल है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर आप इस ऑर्डर को मान रहे हैं तो आप ये चीज़ों को भी मान रहे हैं कि हर चीज़ आप कोर्ट डिसाइड करेगा, आपके इंटरनल रिलीजियस मैटर्स आप कोर्ट डिसाइड करेगा, बिल्कुल। और जहाँ तक इंडियन मुस्लिम गर्ल्स की बात है, उनका मॉडेस्टी एंड हिजाब से बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट है और बहुत ज़बरदस्त उनका रोल है उसमें। वो आप एक मियरली एक जजमेंट लेके उनको इससे इरेज नहीं कर सकते, इससे दूर नहीं कर सकते। मियरली अ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट इरेडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीड इटसेल्फ इन आर्टिकल 19 एंड 21। और इसमें कैसा हुआ है कि वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर इट्स रिलीजन और नॉट, ये हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम लोग वो चीज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी वो डिसीजन दे दिया है। अदालत ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा बन रहा है, ये चल बिल्कुल। अगर ये जजमेंट को आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो उसी सेंस में जाता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। उनके रिलीजियस स्कॉलर्स जो कहते हैं उनके ऊपर इंटरप्रिटेशन जाना ज़रूरी था, हालांकि ये जजेस के ऊपर। वकार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे इनकी एक कॉन्ट्राडिक्ट मामला है इस तरह से। मैं अगला सवाल एडवोकेट अनवर अली की तरफ कि आप इस जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, तो आप इसे किस पस मंज़र में, आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस पर बताइए। हिजाब के मामले में जो कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इसको एक बहुत ज़बरदस्त पहलू में देखने की ज़रूरत है, और वो पहलू हमारे सामने गुजर चुका है, और वो है बाबरी का मामला। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर शिलान्यास करना, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखना गलत था, बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, बाबरी मस्जिद को गिराना क्रिमिनल एक्टिविटी था। इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने माना, बावजूद इसके फैसला जो है वो दूसरे पस मंज़र में चला गया। तो आज अगर हम हिजाब के मामले को देखेंगे तो हिजाब के मामले में भी वही चीज़ हो रही है। एक तरफ से हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ये मान रही है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और हत्तल इनकम यहाँ तक भी हाई कोर्ट ने कहा कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग तो भगवान को ही मानते नहीं, हम उनको भी यहाँ पे अहमियत देते हैं। तो ऐसे मामले में जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हमारी डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है, हमारे यहाँ पे हर रिलीजन को एंटरटेन किया जाता है, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, इन सारे चीज़ों को बताते हुए आखिर में फिर से यही कहना कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन में है या नहीं है, इस सवाल को रख कर फिर से इसको रद्द कर देना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि बाबरी मस्जिद के मामले में सब कुछ गलत है कहते हुए भी फैसले को किसी और की तरफ दिया गया। तो मैं बस यही कहूँगा इन क्लियर टर्म्स कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे हक को किसी और के हक में दिया गया, बिल्कुल उसी तरह से इस वक्त भी ये मामला चल रहा है। तो हम किसी भी तरह से उम्मीद नहीं रख सकते। एडवोकेट अनवर अली साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि बाबरी मस्जिद और हिजाब मामला तकरीबन एक जैसा है, यानी कि पहले सुनते कुछ हैं और फैसला कुछ अलग देते हैं। तो खैर अगला सवाल मैं एडवोकेट इफ्तिखार शाहपुरी की तरफ में, पिछली मरतबा भी आपने कुछ आयतों को कोट किया था, क्या वाकई अदालत इन आयतों के ऊपर गौर करती है? क्या ये क्या मानता है? आयतों को पेश करने की बदलाव बताइए, क्या वाकई अदालत कुरान को समझने की कोशिश की? क्या कहेंगे इस पर? देखिए पिछली बार मैंने 2 आयतों के जो कोट किया था, सूरह नूर के आयतें और सूरह अहज़ाब के आयतें, उसको अदालत ने लिया है, उसके बारे में देखा है। लेकिन एक अजीब सा ऐसा माहौल होता है कि जब अदालत किसी चीज़ों को देखती है तो एक वैरायटी ऑफ पस मंज़र में नहीं देखती कि एक नैरो डाउन करके किसी एक ट्रांसलेटर को लेकर या किसी एक की कमेंट्री को लेकर अदालत जो अपने को सूट होता है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो हमको सूट हो रहा है सिर्फ इनकी कमेंट्री को लेकर हमको आगे बढ़ना है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए अदालत जब स्टार्ट करती है अपना जजमेंट तो एक
हिस्टोरिकल जो रिसर्च आर्टिकल है वेल्ड वुमेन हिजाब रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस 2013 के अंदर ये आया है कि देखिए हमारा जो हिजाब का जो मामला जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है ये देखने के लिए कुरान में डायरेक्टली जाने के बजाय घुमा फिरा के इसका रिसर्च ये है उसका रिसर्च ये है ये दिखाने के लिए हमें बताया गया है कि और इसके अंदर ये कहते हैं कि द हिजाब हिस्ट्री इज़ ए कॉम्प्लेक्स वन। हमको हिजाब की हिस्ट्री में जाना नहीं है, हमको ये देखना है कि हिजाब इस्लाम के अंदर क्या अहमियत रखता है, हिजाब इस्लाम हिजाब के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ ये है कि हिजाब हिस्ट्री इज़ ए कॉम्प्लेक्स वन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर ओवर टाइम। रिलीजन और कल्चर के ओवर टाइम को इंटरसेक्शन होने की वजह से हिजाब की हिस्ट्री हमको एकदम कॉम्प्लेक्स नज़र आती है। कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आती हिजाब की। आप हिस्ट्री अगर लेंगे तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि दाढ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये सिख का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है? क्योंकि दाढ़ी की अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो उससे पहले मुसलमान रखते थे, उससे पहले नॉन मुस्लिम्स भी रखते थे दाढ़ी को। तो दाढ़ी मियरली अगर हिस्टोरिकल में एक अलग अलग पस मंज़र रखता है तो आप ये कहेंगे कि ये सिख का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। टर्बन को लेके क्या करेंगे? टर्बन का जो बांधना ये मुस्लिम्स के अंदर भी प्रैक्टिसेस हैं, तो क्या आप टर्बन के लिए भी यही क्वेश्चन करेंगे? और सिख के जो औरतें भी जो घूंघट उड़ते हैं या दूसरे जो औरतें घूंघट ओढ़ते हैं तो क्या उनके ऊपर भी यही सवाल आप लगाएंगे या आप उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उनके आस्था के ऊपर आप जजमेंट देंगे? तो यहाँ पे हमारी आस्था को लेने के बजाय इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेने की कोशिश की है। और मैं वो कुरान की आयतों पर भी आ रहा हूँ। कुरान की आयतों पर आने से पहले मैं सिर्फ उससे पहले अगर मैं ये बताता हूँ कि देखिए द सोर्सेस ऑफ मोहम्मदियन लॉ, द सोर्सेस ऑफ मोहम्मदियन लॉ क्या है ये मान रहे हैं। यहाँ पे पेज नंबर 58 के अंदर ये सोर्सेस ऑफ मोहम्मदियन लॉ बता रहे हैं कि कुरान, हदीस, इजमा और कियास। अगर कुरान एक्सप्लिसिटली कुछ भी बता रहा है, तुमको डायरेक्टली कमांड कर रहा है, तो फिर आपको बाकी की तीन देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लिसिटली बताने के बजाय कुछ रह जा रहा है तो आप हदीस के अंदर देखेंगे, और कुछ रह जा रहा है तो इजमा देखेंगे, कियास में उसको एनालॉजी करेंगे। तो जब ये देखने के लिए जब आपको जो इसका जो कमेंट्री देखना है तो कमेंट्री में डॉक्टर मोहसिन खान और हिलाली दूसरे सही इंटरनेशनल के जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर क्लियर बताया जा रहा है कि आपको हेड स्कार्फ करना है, नेक को कवर करना है, फेस को कवर करना है और आपको बॉजम्स को कवर करना है, ये क्लियरली बताया जा रहा है। लेकिन अब्दुल्ला यूसुफ अली के ट्रांसलेशन को प्रेफर दिया है कोर्ट ने, और अब्दुल्ला यूसुफ अली क्रेडिबल ऑथर नहीं है। अगर इस्लाम के अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जाएंगे और वहाँ स्कॉलर्स को अगर अब्दुल्ला यूसुफ अली के बारे में पूछेंगे तो अब्दुल्ला यूसुफ अली कोई क्रेडिबल नहीं है। तो क्रेडिबल नहीं है अब्दुल्ला यूसुफ अली को तब यूज़ करते थे जब कोई और ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं थे। अभी ट्रांसलेशन अवेलेबल होने की वजह से अब्दुल्ला यूसुफ अली के जो कॉमेंट्री है उसके अंदर बहुत सारे गलतियों को उलमाए कराम ने पॉइंट आउट किया है। एक मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा, बहुत सारे फुटनोट्स को कोर्ट ने कोट किए। एक फुटनोट ये है 3767 फुटनोट है पेज नंबर 65 के अंदर। मैंने अब मेरे पास में जो लाइब्रेरी में कुरान है, मैंने कुरान का ओपन किया और देखा तो मेरे फुटनोट और ये फुटनोट में अलग अलग है। और मेरा फुटनोट ये कहता है कि दैट इज इफ अ मुस्लिम वुमेन सिंसियरली ट्राइज टू ऑब्जर्व दिस रूल बट ओविंग टू सम ह्यूमन वीकनेस falls short of this ideal then Allah is oft forgiving most merciful। इसमें यह बताया जा रहा है कि औरत हिजाब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोताही होती है। अगर आप बस में चढ़ रहे हैं तो कभी आपका अंदर की ये दिख सकती है जो आप लोअर गारमेंट पहन रहे हैं, कुछ काम करते वक्त कुछ ये हो सकता है, तो वो ह्यूमन वीकनेस की वजह से हिजाब कभी कभी खुल जाता है, कभी कभी ये होता है। ये ह्यूमन वीकनेस के जरिए अगर कोई हिजाब नहीं कर पा रहा तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, ये बताना चाह रहे हैं। ऑपरेशन के लिए औरत को खोलना पड़ता है, ऐसे दूसरे कामों के लिए औरत अगर वहाँ पे हिजाब नहीं कर पा रही है तब अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। वहाँ का कॉन्टेक्स्ट हमारे ये लेकर आए हैं कि दिस रूल वाज नॉट एब्सोल्यूट। ये इनके जो फुटनोट में ऐसा दिया है कि दिस रूल वाज नॉट एब्सोल्यूट, इफ फॉर एनी रीजन इट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड गॉड इज ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते, इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट प्रोहिबिट भी कर दे, आप नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर लेगा। इस एंगल में इसको बताया गया है, और इस एंगल में बताते बताते ये कहा है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है।
तो इस तरह से कुरान की आयतों को घुमाया गया है, क्लासिकल रिलीजियस स्कॉलर्स को लेने के बजाय ये मॉडर्न जो हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन LLB है, जिसकी क्वालिफिकेशन LLM है, लॉ पढ़े हुए हैं, इनको आप रिलीजन के बारे में पूछ रहे हैं एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, ये सही नहीं है। आप एक डॉक्टर का जो सवाल है एक इंजीनियर से नहीं पूछ सकते। कुरान हदीस की रोशनी में जो आपने कहा वाकई कि मतलब किस तरह से एक गलत पस मंज़र कहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसा आपने कहा कि अदालत कहता है कि हिजाब नहीं पहन सकते, इस्लाम में एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो किन किन इसमें वजूहात में वो दलाइल है तमाम आपने बताई। तो मैं अगला सवाल एडवोकेट वकाल की तरफ, क्या फिर से जिस तरह से अभी ये फैसला आया हुआ है तो इस तरह से फिर इसका मिसयूज़ होगा क्या? आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट का इंटरिम में ऑर्डर आया था वो स्पेसिफिक था CDC कॉलेज को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, और उसी पस मंज़र में हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऑर्डर पे मिसयूज़ होगा। ये ऑर्डर भी स्पेसिफिक उन्हीं चीज़ों के लिए है जहाँ पे CDC है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अभी हमें फिर से वही लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें फिर से हमारे बच्चों को वहाँ पे नहीं भेज के उनकी बेइज्जती नहीं करानी है। जिस तरह के इंटरिम ऑर्डर के लिए कि जो बेइज्जती हुई है अभी नहीं कराना है, हमें स्ट्रिक्टली अभी हमारे राइट के लिए प्रोटेस्ट करना है। जो भी कॉलेज, जो भी स्कूल्स इस तरीके से अमल में ला रहे हैं, चाहे डिग्री कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो, उनके ऊपर ऑर्डर लागू नहीं होता। अगर फिर भी वो चीज़ अगर कर रहे हैं कि आपको हिजाब के बगैर नहीं आना है, तो आप स्कूल्स कॉलेजेस को बाइकआउट कीजिए। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप बाइकआउट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से वो आपकी रिलीजियस एसेंशियल है अभी तक। तो बिल्कुल हाईकोर्ट का ऑर्डर वापस से मिसयूज होगा। जैसा अवाकर भाई ने कहा कि बाइकआउट तक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये तालीम के मैदान में कई सारे इख्तियारात भी जैसा आपने किए। तो मैं अगला सवाल एडवोकेट जमादार साहब की तरफ, जो ये कुल हिंद यानी कि पूरे इंडियन लीगल सिस्टम में मुस्लिम औरतों को क्या इख्तियारात हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 के हिसाब से एक प्रोविज़न बनाया गया है। पर्दानशीन लेडीज़ जो पर्दे के अंदर रहती है, उन लेडीज़ को वो अगर अफिडेविट देना है, उनको अफिडेविट देना है सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रोविज़न क्या है कि वो अफिडेविट देने के लिए आई तो वो लेडीज़ के सामने ही अफिडेविट दे सकती है, ऐसा एक प्रोविज़न किया गया है। अच्छा, इसी तरह हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे बेलगाम के 10वें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिस केस में एक मुस्लिम लेडी आई थी अपने केस के लिए। वो केस में कोर्ट में बुलाई गई। जब वो विटनेस बॉक्स में यानी कि कटघरे में गई अपना केस के एविडेंस देने के लिए, तो उनके वकला ने, लेडी के वकला ने उनको हिजाब निकालने के लिए कहा। तो जब मैजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने बोला कि उनको फोर्स मत करो हिजाब निकालने के लिए, उनका वो हक है और आप ऐसे नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि आप जाके जजमेंट पढ़ो सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर कहा गया है कि मुस्लिम लेडीज़ जो हिजाब में आती है उनका चेहरा आप नहीं देख सकते, आप हिजाब खोलने के लिए, उतारने के लिए नहीं बोल सकते। उनके वकला को उन्होंने डायरेक्शन दिया और उन्होंने ये किया कि इस लेडीज़ के साथ इनके कौन से घर वाले आए उनको बुलाओ, उनके थ्रू इनको आइडेंटिफाई कराओ। तो फिर उनके वालिद को बुलाया गया कोर्ट में। वालिद ने जब अपनी बेटी को देख के बोला कि फ़लाँ ये मेरी बेटी है, इनका नाम पूछा गया, उम्र पूछी गई, बाद में एविडेंस हिजाब के अंदर बगैर चेहरा बताए एविडेंस रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे भारत में जो सिख बिरादरी है वो पूरे भारत में 2% है। तो भारत के कानून में उनको एक हक दिया गया है कि वो अपने साथ कृपान रख सकते हैं। कृपान यानी कि एक चाकू की तरह रहता है, वो अपने साथ रख कर घूम सकते हैं। और वो कृपान या चाकू इवन वो जब एरोप्लेन में जाते हैं वहाँ पे भी लेकर जा सकते हैं। ये उनको उनका मज़हब के हिसाब से हक दिया गया है, मज़हबी आज़ादी दी गई है। दूसरी बात, अब ये सिख बिरादरी के जो हैं, हमारे सिख बिरादरी भाई लोग हैं, इनको यहाँ तक कि आर्मी के अंदर इनका जो पगड़ी है, पगड़ी पहनने के लिए भी इनको हक दिया गया है। और ये लोग दाढ़ी भी छोड़ सकते हैं, तो इनको ये भी हक दिया गया है। और तीसरी बात,
सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है, इसमें भी एक प्रोविज़न बनाया गया है, सिख बिरादरी के लोगों को हेलमेट पहनने से एग्जम्पशन है क्योंकि वो सर पे पगड़ी पहनते हैं, इसीलिए इनको हेलमेट की बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने की, टू व्हीलर चलाने की इजाज़त है। तो इस तरह इनके ये पर्सनल रिलीजियस और फेथ और वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ने सिख बिरादरी के ताल्लुक से बहुत सारे तफसीलात एडवोकेट जमादार साहब ने बताया। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जहन में आया कि एडवोकेट अनवर अली नदाफ साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद और हिजाब का मामला जिसको आपने बिल्कुल मुआजना किया था कि दोनों मामलों का, फिर उसमें ये भी बात कही थी कि हम उम्मीद नहीं रख सकते, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? उम्मीद नहीं रख सकते मुराद क्या है? जहाँ तक मैंने उम्मीद नहीं रख सकते कहा है, इससे मुराद ये है कि कुछ लोगों के जहन में ये बात हो सकती है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भले ही हमारे हक में फैसला ना दिया, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में देगा, और इस उम्मीद में फिर से कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसे कुछ बच्चियां हैं जो एसेंशियल प्रैक्टिस को कुछ वक्त के लिए नज़रअंदाज करके फिर स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, इसी उम्मीद में जा सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में दे सकता है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि ऐसी कोई उम्मीद न रखे कि आपके हक में ही हर चीज़ आएगी। आपको आपके अमल के मैदान में कायम रहना है और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी है। एक बात इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद का जैसे आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद की शहादत पूरे टेलीविज़न पर उस वक्त लाइव चल रही थी, और फिर फैसला ये भी आया कि अब तक मालूम नहीं कि किसने शहीद किया, कौन थे वो, फरिश्ते थे, इंसान थे। तो ये भी एक चीज़ को इस तरह से देखा जा सकता है कि उम्मीद जैसा आपने कही, इस बात को ये भी जोड़ा जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसमें? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया गया था और एक टाइटल सूट को एक फेथ सूट के अंदर कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पे एक चॉइस वाले सूट को फिर से फेथ में ही कन्वर्ट करके चॉइस को फेथ में डालकर एसेंशियल है या नहीं बोलकर उसको निकाल दिया गया। तो उम्मीदें नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उम्मीदें नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कल से कोर्ट को जाना बंद कर दें। हमारे हक के लिए लड़ना हत्तुल इनकाम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमको हमारे हक के लिए लड़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो हमको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो भी हमारे हुकूक है उसको हासिल करने के लिए जो भी राइट्स हमको दिया गया है, जिसके अंदर प्राइमरी सोर्स में अब इस वक्त जो है वो बाइकॉट है, प्रोटेस्ट करना है, हम उसको इस्तेमाल करके हमारे हक को हासिल करने की कोशिश करें। हिजाब के फैसले के बाद कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि आखिर अदालत पर किस हद तक भरोसा किया जाए, क्या संविधान को बदलने की कोशिशें जारी है, क्या फ़िरका परस्त तंजीमें इनके इक़्तिदार पर होने के बाद कई सारी चीज़ों को तब्दील करते हुए देखा भी जा रहा है। फिर आखिर इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उम्मीद कहाँ से की जाए? जैसा अभी हल की बात आती है, मसले तो हैं, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हल क्या है इसका बताइए वक्त। जी, जहाँ तक के सॉल्यूशंस की बात है, देखिए जैसे हमारे कलीग ने बताया, जिस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर पोर्ट्रे हुआ है, सिर्फ आर्टिकल 25 पे रिस्ट्रिक्ट होकर 19 और 22 को एग्जम्प्ट किया गया है, तो होप सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने का बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। और हमें अब होप रखना भी नहीं है वहाँ पे कि अब हमको यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कम्युनिटी के ऊपर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, आप हिजाब कंपलसरी नहीं है, तो क्या छोड़ने के लिए रेडी है? अगर आप कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछेंगे तो सब लोग बोलेंगे हम लोग रेडी नहीं है। तो फिर हम वापस से स्टे और वहाँ पे उम्मीद लाने पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम लोग इस चीज़ में माहिर नहीं हैं। तो आप वापस से उस कोर्ट में बॉल क्यों भेज रहे हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ में हम लोग माहिर नहीं हैं? जो स्कॉलर्स हैं, आज कल ऑर्डर आया है, आज दिन भर आपका स्टेटमेंट देंगे, स्कॉलर्स ने कहा है कि हम किसी भी तरीके की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तय है कि हम इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि अगर हिजाब को हमको छोड़ना की बात कहेगी तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन जो बचता है, एक देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर
कोर्ट्स जस्टिस नहीं दे पाते हैं तो वापस से जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। और गवर्नमेंट जो लॉज लाई हुई है, जो लॉज जो ऑर्डर्स लाई हुई हैं, तो उनको रिपील करना पड़ेगा। आप देखेंगे जिस तरीके से ड्रैकोनियन लॉज पहले आए थे उसको रिपील किया गया है। तो उसी तरह गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इस लॉ को, इस ऑर्डर को भी रिपील किया जाए। क्योंकि इस बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट थिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट हु रन्स इट। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि भरोसा तो संविधान पर है, आईने हिंद पर है, लेकिन जो हुकूमतें चला रही हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी यकसा सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड है, तो इस तरह के नए नए कानून, क्योंकि अब जाहिर है कि हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की सियासत ही मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमती रहती है और ये नए नए कानून इस तरह से लाए जाते हैं। खैर, तमाम का शुक्रिया था, आपने बहुत सारी बातों पर ये हिजाब मामले को लेकर रोशनी डालने की कोशिश की। हमारे नाजरीन ने जितने जो भी लोग ये हमारा चैनल देख रहे हैं उन्हें कितनी तफसीलात में जो हमारे वकलाओं ने बताया है, वाकई हम दिल की गहराई से आपका एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम को हम यही कहेंगे कि आप कानूनी पहलू क्या हैं इस पर भी आप इत्तेहाद न्यूज़ से रब्ता कर सकते हैं, सवालात भी कर सकते हैं। हमारे वकला भी मौजूद हैं और वो उसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।